नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पीएम मोदी ने देश में विकास की नई लकीर खींच दी है। चुनाव से पहले पीएम मोदी पिछले 10 दिनों से 12 राज्यों का धुआंधार दौरा कर विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। अब आज पीएम मोदी ने गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे समेत 144 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे तेज गति से विकास चाहिए, क्योंकि 2047 में मुझे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है। और पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले विकास कार्यों में डिले होता था, अब डिलीवरी होती है। यानी अब साफ है कि पीएम मोदी ने बीजेपी के चुनावी एजेंडे में विकास को सबसे ऊपर रखा है और अब विकास के मुद्दे पर विपक्ष को खुद को साबित करना एक बड़ी चुनौती होगी। – 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार जीत के लिए पीएम मोदी ने विकास को चुनावी मुद्दा बना दिया है। चुनाव से पहले पीएम मोदी पिछले 10 दिनों से 12 राज्यों का धुआंधार दौरा कर विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम में देश के पहले एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। कुल 29.5 किलोमीटर लंबी द्वारका एक्सप्रेसवे की हरियाणा वाले हिस्से में लंबाई 18.9 किलोमीटर और दिल्ली वाले में 10.1 किलोमीटर है। खास बात यह है कि इसमें टनल, अंडरपास, फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर भी होगा। इसमें गुरुग्राम और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही गुरुग्राम और एनसीआर क्षेत्र को सीधा फायदा मिलेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं छोटा नहीं सोच सकता, न ही मैं छोटे सपने देखता हूँ, न ही मैं छोटे संकल्प लेता हूँ। मैं जो भी चाहता हूँ वह बड़ा चाहता हूँ। मुझे जो चाहिए विराट चाहिए, विशाल चाहिए और तेज गति से चाहिए, क्योंकि 2047 में मुझे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में तेजी से हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का काम भारत को उतनी ही तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत भी बनाएगा। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष को विकास के मुद्दे पर जमकर घेरा। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि पहले की सरकारें छोटी सी कोई योजना बनाकर, छोटा सा कोई कार्यक्रम करके उसकी डुगडुगी 5 साल तक पीटती रहती थी। पहले डिले होता था, लेकिन अब डिलीवरी होती है। देश ने आज आधुनिक कनेक्टिविटी की तरफ एक और बड़ा अहम कदम उठाया है। मुझे खुशी है कि आज मुझे द्वारका एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। पहले की सरकारें छोटी सी कोई योजना बनाकर, छोटा सा कार्यक्रम करके उसकी डुगडुगी 5 साल तक पीटते रहते थे। वहीं भाजपा सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है, उसमें शिलान्यास, लोकार्पण के लिए समय कम पड़ रहा है, दिन कम पड़ रहे हैं जी। साल 2024 में ही, यहां के लोग तो ज्यादा समझदार है, आप सुनिए, 2024 में ही, यानी अभी 2024 का 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, इतने कम समय में अब तक 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास किया है या तो लोकार्पण हो चुका है। और समस्याओं को संभावनाओं में बदल देना, ये मोदी की गारंटी है। गुरुग्राम में पीएम ने कहा कि 2024 के अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और इतने कम समय में 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो चुका है।
इससे पहले भी रविवार को आजमगढ़ में पीएम ने कहा था कि अभी तक पूर्वांचल ने जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी, लेकिन अब विकास की राजनीति देख रहा है। दरअसल जिस रफ्तार से पीएम मोदी विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, उससे साफ है कि पीएम मोदी ने इस चुनाव में बीजेपी के एजेंडे में विकास को सबसे ऊपर रखा है और अब विकास के मुद्दे पर विपक्ष को खुद को साबित करना बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो बात आज विकास की होगी, विकास बनाम विकास की, और इस पर क्या विपक्ष को साबित करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राकेश पोद्दार जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। पूजा जी, आपका बहुत स्वागत है। गोपाल कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका स्वागत है। और रमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम राकेश पोद्दार जी के साथ करते हैं। राकेश जी, हमेशा विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि विकास सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। विकास कहाँ हुआ, कैसे किया, किसने किया, इस बात का जवाब आपको देना होगा, इस बात का रिपोर्ट कार्ड आपको देना होगा, जनता के सामने रखना होगा। और आज अगर प्रधानमंत्री विकास की बात कर रहे हैं तो लगता है कि विपक्ष के सामने एक बड़ी चुनौती पैदा कर दी है मौजूदा सरकार ने या मौजूदा प्रधानमंत्री ने कि आइए अब विकास पे बात करिए। देखिए नेहा जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम लोगों ने 2014 से 2019 के बीच में 525 वादे करके आए थे जनता से, जिसमें हम लोगों ने 522 वादे पूरे किए थे, यानी 99% वादे हम लोगों ने 2019 में पूरा कर दिया था। उसके बाद हम लोगों ने 235 वादे करके आए थे 2019 में, तो हम लोगों ने 2024 तक उसके 222 वादे हम लोगों ने पूरा किया, यानी 95% हम लोगों ने वादा जनता से जो वादे करके आए थे उस वादे को हम लोगों ने पूरा करने का काम किया और विकास के नाम पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब रही दूसरी बात, दूसरी तरफ की बात मैं करना चाहता हूँ। ये लोग 60 साल इस देश पे राज किया और 60 साल में इन्होंने क्या किया जनादेश का? इन्होंने जनादेश दिया जनता का, इन्होंने अपने परिवार को, अपने कुनबे को आगे बढ़ाया। इनको जनता ने जनादेश दिया, भारत की जनता ने इनको जनादेश दिया। इन्होंने क्या किया? तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति, फिर जनता ने जनादेश दिया। इन्होंने अपने भ्रष्टाचार की राजनीति, यानी कुल मिला के इन्होंने 60 सालों तक देश को लूटने, घसुटने, परिवार, अपने कुनबे को बढ़ाने का काम किया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आज देश को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तत्पर रहते हैं कि देश किस तरह सशक्तिकरण हो, देश का कैसे विकास हो, इसमें हम लोगों की चिंता रहती है। जी ठीक है। पूजा जी, पीएम कह रहे हैं कि पहले डिले होता था लेकिन अब डिलीवरी होती है, जिससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि मौजूदा सरकार कितना काम कर रही है। यानी कि विपक्ष पे सीधे सीधे आरोप की आए थे, किया तो कुछ नहीं। जी, पहली बात तो ये कि अगर 2024 का चुनाव इनको घबराता नहीं, अगर इनको ये ना नजर आता कि हम अगर काम नहीं करेंगे तो जनता जो है इतनी समझदार हो गई है, तो ये इतने घबराहट के साथ में ये काम भी ना कर रहे होते। और इनमें से अगर आप उठा के देखेंगे तो अभी भी 80% से ज्यादा के काम, मैं कहूँगी 90% वो काम है उसके उद्घाटन हो रहे हैं जो पिछली सरकार में, उत्तर प्रदेश में जो भी एयरपोर्ट के उद्घाटन इन्होंने किए, ये सारी की सारी जो है समाजवादी पार्टी सरकार में शुरू की गई हुई उन योजनाओं को उन्होंने उद्घाटन किया हुआ है। अभी अपने काम कहाँ किए हैं इन्होंने, वो भी उनका उद्घाटन या इसलिए किया क्योंकि उनको पता चल गया कि काम के मुद्दे पे ही हम तो पीछे हट जा रहे हैं। और जैसे कि हमारे जो है बीजेपी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि हम विश्वास कर रहे हैं आगे आने वाले कल प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम जो है देश को विकसित भारत बनाएंगे, पर ये बोलना भूल जाते हैं कि हम डिक्टेटरशिप भी लाएंगे। हमारी जो लोकतंत्र की रैंकिंग है वो 104 हो रखी हुई है, जो कि 2014 से पहले 27 थी। तो आप देखिए देश किस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है कि आप अगर ये चुनाव नहीं होता तो आप तब बिल्कुल क्लियर बात है कि ये कुछ भी नहीं करते। अभी भी नौकरी की पड़ी हुई है, नौकरी अभी भी नहीं दे रहे हैं। अभी जो कमियां हैं इनको, वो पुरानी जो सरकारों के काम थे उनको कंप्लीट करा के या फिर उनपे और आगे बढ़ के अब उद्घाटन कर करके उनको छुपाने का कार्य कर रहे हैं जो वर्तमान सरकार की है। लेकिन ठीक है रमेश जी, जिस बात का जिक्र अभी किया जा रहा है, कह रही है मौजूदा सरकार कह रहे हैं हम विकास की भी बात करते हैं, और हाल ही में जो अभी आंकड़े निकल के सामने आए हैं वो ये बता रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे मंदी है, लेकिन देखिए भारत जो है वो तेजी के साथ विकास कर रहा है, तेजी के साथ भारत आगे बढ़ रहा है।
अर्थव्यवस्था भी भारत की बेहतर हो रही है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि विकास जिसका जिक्र आप लोग करते थे, अब क्या उसी पे वार करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की जा रही है और इस पर जवाब देना मुश्किल होगा आप लोगों के लिए? ये जो अभी आंकड़े की बात आपने की है, उसकी वजह ये है कि जीडीपी कैलकुलेट करने का फार्मूला ही इस सरकार ने बदल दिया, जिसकी वजह से ये दिखा रहे हैं कि इनके टाइम में जीडीपी ज्यादा बढ़िया है। 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना खिलाना पड़ रहा है इस सरकार को। इस देश में इतनी भयानक महंगाई है। और आज महोदय एक सड़क का उद्घाटन करने गए थे जो कि अभी अधूरी है। RRTS परियोजना का उद्घाटन किया, अधूरी है। ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। अभी मैं आपके पैकेज को सुन रहा था कि मैं जो भी करता हूँ बड़ा करता हूँ, सोचता हूँ बड़ा करता हूँ। जी हाँ, बड़े बड़े उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ के बड़े कर्जे को भी क्षमा आप ही करते हैं। बेरोजगारों की फौज बढ़ाने का काम आप ही करते। अरे इन सरकारों से एक इम्तिहान तो बिना पेपर लीक के हो नहीं पा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई और राज्य हो। और ये विकास के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बेरोजगारों की नौकरी नहीं हो रही है। एक बात, वहां पे बिहार में एक पुल पिछले 15 साल से बन रहा है, जब नीतीश जी बीजेपी के साथ भी थे, नहीं भी थे या फिर भी है। क्यों नहीं पुल पूरे हो रहे हैं? तो परियोजनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ नहीं। वो तो जब आपके गठबंधन के साथ भी थे, उन लोगों के साथ भी थे, तब भी बन रहा था वो पुल तो। हाँ, तब भी बन रहा था। हाँ। गिर गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सरकार को डांट पड़ी बुरी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले से, तब ये एक नए कार्यक्रम में आ गए, एक नई हेडलाइन का मैनेजमेंट करने लगे। मेरा कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसे ऐसे सवाल मुंह बाए खड़े हैं। किसान MSP के लिए तरस रहे हैं। उनकी आमदनी 2022 में 2 गुना हो जाने वाली थी, वो अभी तक नहीं हुई। तो सरकार ने अपने किसी वायदे को पूरा नहीं किया, सिर्फ वो बढ़िया हेडलाइन मैनेजमेंट। राकेश जी, क्या किसी वायदे को पूरा नहीं किया? आप तो कह रहे हैं कि हम सारे वो चुनावी वायदे पूरे कर रहे हैं जिसके बिहाफ पे, जिसके आधार पे हम सत्ता में आए थे। आप कह रहे हैं हम विकास की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आप तो बेकार की बात करते हैं, विकास की नहीं। मैंने कहा ना कि 2019 में 225 वादे करके आए। 370 वाद का जो मुद्दा था देश के अंदर, 70 साल से लटका होता, क्या उस मुद्दे को हम लोगों ने खत्म नहीं किया? 3 तलाक जैसे मुद्दे को हम लोगों ने खत्म नहीं किया। 3 करोड़ लोगों को हम लोग के यहाँ घर बनाने का काम नहीं किया। हम लोग 12 करोड़ शौचालय बनाने का काम नहीं किया। 16 करोड़ शौचालय क्या कहते हैं ग्रामीण में बनाने का काम नहीं किया। 35 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनने का काम नहीं किया। अरे भैया, इनको काम दिखता क्या? इनका जो चश्मा है देखने का, तुष्टिकरण का चश्मा है, इनको चश्मा विकास का चश्मा इनके ऊपर नहीं चढ़ा हुआ। जब इस विकास के चश्मे से देखेंगे तो इनको विकास दिखेगा। आज पूर्वांचल की सड़कें, जो लखनऊ से जो पूर्वांचल की सड़कें हैं, चाहे नोएडा से हम लोग लखनऊ जाना हो, और 2.5-3 घंटे में पहुंच जाते, इनको सड़क नहीं दिखती बनते हुए। तो इनको कुछ दिखता नहीं है। इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना था, कार से वो कोई गोली चलाना था। राम मंदिर का मुद्दा था, 500 साल तक हमारे राम भगवान नहीं। तो आपको कहते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप विकास की बात नहीं करते हैं। आप कह रहे हैं नहीं, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। नहीं, हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम नहीं कहा। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी क्या कहते, जहां बलिदान हुआ मुखर्जी में कश्मीर हमारा, 50 साल तक उसकी लड़ाई लड़ने का हम लोगों ने काम किया, तो 370 खत्म किए। राम मंदिर पे हम लोगों ने गोलियां खाई, कितने कार सेवकों को सरजू नदी में फेंका गया। क्या मंदिर बनाने का काम हमारा एजेंडा था? माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही बना, लेकिन बनाया तो हम ही लोगों ने। हमारे घोषणा पत्र में थे 1990 से हम लोग लड़ाई लड़ने का काम किया। हम लोगों इनको काम दिखता नहीं है, इनको काम दिखता है हिंदू। ठीक है, इनको दिखता है या नहीं दिखता, लेकिन जनता को दिखना चाहिए। अगर जनता को दिखता है तो जाहिर तौर पे ये बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन गोपाल कृष्ण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, सवाल इस बात को लेकर है कि जो हालात और जो स्थितियां, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 2047 में मुझे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है, और इसके दिशा में लोग आगे बढ़ रहे हैं, भारत आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। ऐसे में क्या लग रहा है कि अब बात विकास की हो रही है, जिसका सवाल आप पूछते हुए आ रहे थे? प्रधानमंत्री जी हमेशा झूठ बोलते हैं, ये जान लीजिए। पहला बात, इससे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आज तक भारत में न हुआ और न आगे होगा, क्योंकि ऐसे लोग भी कभी पैदा होते हैं झूठ बोलने वाले। प्रधानमंत्री जी ने तरह तरह से देश को डुबाया, जैसे कि सेना को खराब किया, जैसे आतंकवादी को नहीं, कोई अगर गोली लगने से
तो सेना की गोली लगने शहीद हो जाता तो छोड़ के भाग जाते हैं। वैसे इन्होंने एक शहीद के साथ किया, प्राइवेट एम्बुलेंस से अग्निपाल को भेज दिया घर पे पंजाब में, प्राइवेट एम्बुलेंस से। भारत के सेना के शहीद को 19 साल का लड़का, ये भूलिए नहीं, ये जो हुआ है ये भारत के आजाद के इतिहास का सबसे बुरा काम हुआ है, पहला बात। दूसरी बात, पूरे रेलवे को बेचकर वंदे भारत चलाने में एज ए सेल्समैन प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। वो बताए कि वंदे भारत ट्रेन का मालिक कौन है, और अगर है कोई मालिक तो भारतीय रेलवे को कोई यूज कर रहा है, वो भारतीय रेलवे के प्लेटफॉर्म को, भारतीय रेलवे के पटरी को, हर चीज क्यों यूज कर रहा है। और एक नौकरी नहीं रेलवे में है, बिहार के लड़के पूरे भारत में त्राहिमाम है नौकरी की। सेना को पेंशन देना इनको बोझ लगता है, और अडानी जी को और ऐसे हजारों व्यापारी का 15 लाख करोड़ माफ कर देना इनके लिए दे सकती है। तो ये लेकिन यहाँ पे अगर पीएम की तरफ से कहा जा रहा है कि 1 लाख करोड़ की 112 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है, इसे क्या ये विकास नहीं कहेंगे क्या? किसी भी देश की, किसी भी राज्य की, किसी भी क्षेत्र की विकास का आईना होती है सड़कें सर। और अगर फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और अभी तक नहीं था, तो इसे क्या कहेंगे? तो कह रहे हैं 70 सालों में आपने कुछ नहीं किया देश में। प्रधानमंत्री ने बोला था, काला धन भी बोला था। क्या बोलते हैं आप? ये जितनी चीजें आपने बोली झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अभी मेरे गांव के पास कांग्रेस की बनाई हुई सड़क थी बख्तियारपुर से, वहां से 40 किलोमीटर दूर बनाकर एक अगले शहर को जोड़ना था, 10 साल हो गया नहीं बना। 4 लेन की बात कर रहा हूं मैं। ये झूठ बोलते हैं, काला धन 100 दिन में ला देंगे। काला धन इन्हीं के आदमी का है, इन्हीं का पैसा है। नहीं तो ये कह रहे हैं 70 सालों से क्यों नहीं बनवा ली? कौन सा 70 साल से जो बना हुआ था ना, रोड बना हुआ था, ऐसा थोड़ी कि नहीं बना हुआ था। जब जिसकी जरूरत थी कांग्रेस ने 4 लेन का काम चालू किया, बड़े बड़े 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे बनाए। आज टोल लगा के ये लूट रहे हैं, वो कांग्रेस के बनाए हुए हाईवे है। ठीक है, राकेश जी जवाब दीजिए। कह रहे 70 सालों में हमने विकास किया और उसी के दम पर हम थे। नोटबंदी प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा अपराध था। और एक लाइन में बोल देता हूँ, ये जो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड में जो एसबीआई की जो हालत हो रही है ना, उसी एक्ट में प्रधानमंत्री जेल जाएंगे पीएम केयर फंड के लूट के मामले में, या लिख के रख दिया। ठीक है राकेश जी। देखिए नेहा जी, इनके पास गिनाने के लिए देश में कुछ नहीं है। गिनाने के लिए इनको मोदी जी को झूठा साबित करना है। मोदी जी को झूठा साबित देश की जनता करेगी, इनके बस के नहीं है। हम लोगों ने काम किया, 140 करोड़ जनता मोदी का परिवार है और हम लोगों ने उनके लिए काम किया। अंबानी, अडानी, नीरव मोदी परिवार है, नीरव मोदी। आज 56 एयरपोर्ट हम लोग बनाए, उसके बाद हम लोग सरकार में 2 एम्स थे। हम उन बातों पे नहीं, देश को अगर आज बिहार में दरभंगा एम्स नहीं बना, बिहार का इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना, कहाँ बना है? हवा में बना है। अरे गोपाल जी चुप रहिए, राहुल चुप क्या रहेंगे? बिहार का पटना का एयरपोर्ट आपने बनवा दिया क्या? बिहार में एम्स दिलवा दिया क्या आपने? कहाँ दिया एम्स? हवा में दिया क्या? अरे ये स्टेट कॉलेज को, स्टेट मेडिकल कॉलेज को बदल के नाम लिख देते हैं एम्स, यही इनका काम है। इन्होंने कांग्रेस के बनाए हुए नवोदय विद्यालय, केंद्रीय स्कूल का नाम बदल के पीएमसी कर दिया है और बोलते हैं कि हमने बनवाया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नाम बदल के अडानी ऑर्डिनेंस कर दिया है। ये कौन लोग है ना, ये मैं जानता हूँ। करो यार, अडानी से जब राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत सरकार 65,000 करोड़ की सरकार उससे पैसा अडानी डिफेंस बनाएगा। अडानी को एक दिन का बिजनेसमैन आदमी बिजनेस कर रहा है, आप भी तो उससे पैसा ले रहे हैं। उसके अडानी को एक दिन का एक्सपीरियंस नहीं है डिफेंस में। आपने कम्प्रोमाइज किया सिक्योरिटी का। प्लीज मुद्दे पे बात करिए ना, अडानी अंबानी पे बात नहीं हो रही ना सर। हम विकास की बात कर रहे हैं ना, विकास की बात करिए। सुरक्षा मुद्दा है, देश की सुरक्षा। ठीक है, जैसे ही इनकी सरकार आई थी, सुन लीजिए इनकी कहावत, जैसे ही सरकार आई थी अनपढ़ महिला को शिक्षा मंत्री बना दिया, स्मृति ईरानी को, और उन्होंने 5 गुना IIT में फीस बढ़ा दिया और IIM में फीस बढ़ा दिया। इन्होंने IIM बनवाया है क्या? ये जानते हैं कि IIM क्या होता है? कभी सुना है क्या इन्होंने? ये जो आज दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंपनी में जो CEO है ना, वो IIM और IIT के प्रोडक्ट है। वो उसका डंका बज रहा है इस देश में। मोदी जी का डंका नहीं बज रहा है कि आपसे माफी भी लड़ने के लिए तैयार है। दुर्भाग्य है इस देश का। कैसे लोग जो बोल रहे हैं कि स्मृति ईरानी जो शिक्षा मंत्री थी, वो भैया चुनाव जीत के आई और सड़क की अनपढ़ भी थी, उनकी डिग्री फर्जी है। चुनाव जीत के आई है, बुरा लगेगा। क्वालिटी है उसमें। क्या बोल रहे हो स्मृति ईरानी के बारे में? राहुल गांधी बोल रहा हूँ कि वो अनपढ़ है, उनकी डिग्री फर्जी है। नहीं आ रहा क्या स्मृति ईरानी के बारे में बोलते हैं? जनता ने तो मोहर लगा दी ना, अनपढ़ हो या नहीं हो, जनता ने मोहर लगाई अमेठी में या नहीं?
राहुल गांधी को नकारा या नहीं? राहुल गांधी को नकार दिया ना, ठीक है। ईवीएम का मुहर है, ईवीएम का मुहर है वो। अरे सर कुछ भी बोलिए, नहीं कुछ भी बोलिए। फिर तो कर्नाटक में भी ईवीएम का हेरफेर होना चाहिए था, हिमाचल प्रदेश में भी होना चाहिए था, होना चाहिए था सर उन राज्यों में भी, क्यों नहीं होता वहाँ पर? ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़कर अपनी जिम्मेदारी से तिश्री नहीं कर सकते ना पूजा जी। बात जब फ्लाईओवर की हो रही है, पुलों की हो रही है, सड़कों की हो रही है, तो देखिए जहाँ सड़कें चमचमाती है तो ये कहा जाता है कि इस क्षेत्र का, इस राज्य का, इस देश का विकास हुआ। आपने भी लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया था, उसको बताया था कि देखिए हमने ये बनाया है। तो क्या अगर सरकार बना रही है, या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और इतना शिलान्यास, इतना उद्घाटन किया जा रहा है, तो क्या उसको बताना सही नहीं है? क्या नहीं बताया जाए? देखिए, बताना तो बिल्कुल सही है कि आप बताइए, लेकिन आप साथ में ये भी बताइए कि आप बताते हैं कि जीडीपी जो है हमारी बढ़ी हुई है, लेकिन एक टर्म होता है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। अगर जो जानते होंगे उनको पता होगा एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी होती है, तो जितनी जीडीपी बढ़ती है उतनी ही जो है आपकी जो एम्प्लॉयमेंट रेट है या एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़नी चाहिए। पर भारत की जो एम्प्लॉयमेंट सिटी है ना, वो जो है अभी नेगेटिव चल रही, ग्रामीण में नेगेटिव है और 0.1 है। अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है तो नौकरी कैसे नहीं बढ़ रही है? अब ये जो हमारे कांग्रेस के जो साथी कह रहे थे कि जो है इन्होंने जीडीपी भी गलत बताया, वो ये सही कह रहे हैं, क्योंकि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो इकोनॉमिक्स है, वो भी यही बता रहा है कि आप अगर दिखा रहे हो जीडीपी बढ़ी हुई है तो आपका जो है 0.1 कैसे आ रहा है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी? वो आना चाहिए ना 1, क्योंकि जितनी % जीडीपी बढ़ेगी उतनी % जॉब भी बढ़ेगा, तो वो तो 1 ही होना चाहिए हमेशा, वो नहीं हो रहा है। ये चिल्ला के चाहे कितने भी एडवर्टीजमेंट कर लिए, आपने सही बोला कि प्रचार करें, इन्होंने प्रचार भी करते रहे हैं। ये यूं ही 1094 करोड़ रुपए जो है खर्च कर दिए। आप देख ही रहे इनका इलेक्ट्रोल बॉन्ड का क्या चल रहा है कि सीबीआई आंसर नहीं दे पा रही है। जब सीबीआई का सवाल उठता है तो लगता है क्या करता है। ये तो 2047 तक का बता रहे कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुझे तो देश को विकसित भारत के रूप में देखना है 2047, मतलब 2047 बताने का मकसद ये कि अभी हम सत्ता से हटने वाले नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर ये चाहेंगे तो नहीं हटेंगे ना, जैसे इन्होंने किया है चंडीगढ़ में। ये इसी तरीके से आप बताइए, इलेक्शन कमीशन के मेंबर जो है इस्तीफा दे देते हैं। अब बताइए, आप देख रहे हो क्या चल रहा है कि सीबीआई जवाब नहीं दे पा रही है कि इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य कर रखे हुए, कुछ चीजें निकल के बिल्कुल सामने आ रही, अभी और सामने आना बाकी है। ये यूं ही नहीं इंडिया जो है 1/4 रैंक कर रहा है डेमोक्रेसी रेट में। डेमोक्रेसी बिल्कुल की रात चले रही है। अगर डिक्टेटरशिप हो जाएंगे तब तो क्या ये जैसे कि चलते रहे, अफगानिस्तान बना रहे, सालों साल चलता रहा, इन्हीं की सरकार रहे, कोई और आ ही नहीं पाए। जब कोई एक ही इंसान चुनाव लड़ेगा, राकेश जी जवाब दीजिए। मैं रमेश जी का रुख करूं उससे पहले जल्दी से जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि तानाशाही अपना रही है, लोकतंत्र को तार तार करने का, खत्म करने का काम आप लोग कर रहे हैं। भले ही ये कहें कि देखिए हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन हकीकत ये है कि लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो रहा है, विपक्ष को बोलने की भी इजाजत नहीं है। नहीं, लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा। अब लोकतंत्र में चुनाव हो रहे हैं, हम लोग चुनाव में जाते हैं। 17 राज्यों में सरकार जो चल रही है क्या ईवीएम से चल रही है? नहीं, जनता ने वोट दिया। चाहे मध्य प्रदेश में हम लोगों ने चुनाव जीता, चाहे हम लोग छत्तीसगढ़ में चुनाव जीता, चाहे राजस्थान में चुनाव जीता, तो हम जनता ने वोट दी थी, नहीं जीते। तेलंगाना में चुनाव हार गए, गिरता चला जा रहा है। चंडीगढ़ में आप अपना देश किस तरीके से बना रहे हो, तो डंडे की चोट पे अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर ना करे तो आप डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट भी आपकी बात मानने लग जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अवॉइड नहीं करेगा, उसे तो आप सीबीआई इसका इस्तेमाल कर ही रहे हैं। रेड है कि जो है आपका सुप्रीम कोर्ट रह गया हुआ है। आपका अगर जिस टाइम आपके हाथ में सुप्रीम कोर्ट भी आ गया ना, तो आप भारत को साथ नहीं लेने दोगे। जो 104 पे है डेमोक्रेटिक इंडेक्स का, आपको पता नहीं कहाँ गलत में लेके जाकर के चुनाव हो रहा है। आप ही जो है चुनाव करेंगे, आपके अगेंस्ट में बोलने वाला आज भी जो है देशद्रोही कहलाता है। अगर जो है कोरोना काल में प्रधानमंत्री के साथ में नीरव मोदी जो है फोटो लगा के दिया, तो आर्टिकल फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 19 का उल्लंघन आपने उनको जेल भेज दिया, उसका इस्तेमाल करने नहीं दिया। ये आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है, ये इंसान का अधिकार होता है स्पीच का, आपने उसका तक इस्तेमाल करने नहीं दिया। उन सबको जेल भेज दिया जिन्होंने जो है देश के प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में बोला। और आप कहने कि अब डेमोक्रेटिक को अच्छा करेंगे। डेमोक्रेटिक है, चुनाव हो रहा है, चुनाव तो नॉर्थ कोरिया में भी होता है, तो क्या डेमोक्रेटिक है वो? आप डेमोक्रेसी का आप जो दिख रहा है उस पर भी डिनाई करते हैं, कैसे कर लेते हैं? कम से कम देश के तो हो जाइए। देश के तो माने क्या? ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं रमेश जी का रुख करूंगी। जल्दी से राकेश जी, जल्दी से। देखिए, लोकतंत्र कहीं खतरे में नहीं है। लोकतंत्र में हम लोग भी चुनाव में जाते हैं, चुनाव जीत के आते हैं। रही बात ये लगता है 33% आरक्षण महिलाओं को, उसमें भी लोग जातिवाद देखते थे।
अब कहते हैं मुझे कि आप इसमें इस ओबीसी सवाल का कितना जवाब है, दीजिए इसमें कि दलित कितना है, डेमोक्रेटिक महादलित इंडिया कितना है। 104 पूजा जी, कैसे मेरी पहुंचा? बात पूजा जी चुपचाप सुन लीजिए, 27 मैं आपकी से बात को 104 बड़ी ध्यान कैसे से पहुंचा? मैं सुन रही हूँ, बिल्कुल आप बताइए, आप इसका सिर्फ लेकिन इसी चीज का जवाब दीजिएगा। आप बताइएगा तो मुझे सही कि जो बिल्कुल। फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल नंबर 19 था वो इस्तेमाल क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? ये 2 सवालों का जवाब दीजिएगा मुझे बस। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में कहीं किसी लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। जनता ही चुन के भेजती है, चाहे हमको या आपको। जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही जनार्दन है। और दूसरी बात रहा कि सुन अच्छा, लीजिए तो पूजा कहने जी, का क्या अर्थ है कि जो पहलवान सड़कों पे थे वो जनता नहीं है, जो किसान जो है आंदोलन रहते वो जनता नहीं है, और नहीं, वो तो आंदोलनों की बात होगी ना, यहाँ पे विकास की बात हो रही है, और विकास में वो तमाम चीजें आती है जो जनता के साथ जुड़ी हुई है। ये तो आंदोलन की बात हो गई, ये तो प्रदर्शन की बात हो गई, वो अपने मुद्दों को उठाने की बात हो गई। ऐसे तो किसानों का भी आंदोलन हुआ था ना, लेकिन यहाँ उन मुद्दों की बात करिए ना, चाहे स्वच्छता अभियान की बात हो, चाहे शौचालय को घर घर शौचालय बनाने की बात हो, या फिर नहीं ठीक है, झूठ है सच है, इसका फैसला तो गोपाल कृष्ण जी नहीं करेंगे ना, नेहा दुबे भी नहीं करेगी। इसका फैसला तो इसका फैसला सर देश की आवाम करेगी ना, जनता करेगी ना। मेरे आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो मैं जो है चाहूंगी कि भाजपा के प्रवक्ता जो है हमें इस बात का जवाब दें कि हर गंगे अभियान से गंगा जी कितना साफ हुई है। टेक्निकली सोचिए मैडम, चंडीगढ़ में जो हुआ है, अगर कैमरा नहीं आता तब क्या होता? आप ये बताइए। तो कैमरा में लीकेज था, वो तो जनता को दिख गया। ठीक है राकेश जी, ये कैसा विकास है? आप लोग विकास का ढिंडोरा पीट रहे हैं और बार बार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए जितना विकास हो गया, इतनी परियोजनाओं का शिलान्यास, इतना उद्घाटन कर दिया, लेकिन असल विकास किसे कहेंगे? यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बिल्कुल तानाशाही है, अगर कैमरा नहीं होता चंडीगढ़ में तो क्या होता। और जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में जो SBI का मामला सामने आया, उनको भी फटकार मिली और ये कहा कि नहीं, कल तक ही आप तमाम जो डिटेल है वो चुनाव आयोग को दे। कोर्ट के आदेश पे जो भी हो रहा है उनके संज्ञान में, उसके बाद जो होगा जो पता लग जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट देख ही रहे, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। मैं कह रहा हूँ कि 10 साल इन लोगों को भारत की जनता ने राहुल गांधी जी को विपक्ष में बैठने के लिए मौका मिला था। क्या राहुल गांधी जी 10 साल में कितने दिन सदन में उपस्थित रहे? एक कहते लोकतंत्र की हत्या हुई, चाहे डिक्टेटरशिप बता रहे हैं, तो राहुल गांधी जी को पूछा चाहता हूँ 10 साल के अंदर कितने दिन आप सदन में उपस्थित रहे? ये बताएंगे नहीं। इनको अपनी दुकान पे, पुरानी दुकान पे पुराना ही माल बेचना है कांग्रेस को। हम तो कहते हैं देश के अंदर आप कम से कम सकारात्मक राजनीति कीजिए, लेकिन ये लोग सकारात्मक राजनीति नहीं करेंगे। इनको तुष्टीकरण करना है, परिवारवाद करना है, जातिवाद में बांटना है इस देश को। सिर्फ विकास से इसको लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हम लोग विकास के नाम पे जाएंगे। जहां भी हमारी डबल इंजन की सरकार है, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ में, वहाँ विकास के रेशियो देखिए कितना आगे बढ़ रहा है। हम आज हमारे देश ये तो कह रहे हैं कि झूठ बोलते हैं आप लोग। देखिए नेहा जी, आप देश के चौथे स्तंभ है। अगर भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलेगी तो मीडिया हमें छोड़ेगी नहीं, हमारे घर तक पहुंच जाएगी, हमारे गर्दन तक पहुंच जाएगी। हम लोग झूठ नहीं बोलते, आंकड़ों पर ही बात करते हैं। आज महंगाई दर 4.6% है, तो हम लोगों ने 2004 में अटल जी की सरकार भी उतना ही छोड़ के गए थे। लेकिन कांग्रेस गोपाल जी की आवाज खोल के रखिए, कुछ कह रहे हैं जी। जब इनकी पार्टी के पास कोई नेता नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, तो ये बॉलीवुड से हीरो हीरोइन को अपना नौकरी नेता बनाने में लगे हुए हैं। इनके पास 10 साल में एक नेता नहीं है। यशवंत सिन्हा से IAS, उनके पुत्र जयंत सिन्हा से IAS को पार्टी से किनारे कर दिया, लेकिन माननीय स्मृति जी बनी हुई। नहीं, वो तो उनका अंदरूनी मामला है ना, वो किसी को नेता बनाए, किसी को नहीं बनाए, किसी को टिकट दे, कांग्रेस पार्टी थोड़ी तय करेगी ना सर। सुन लीजिए, आज की बात बता रहा हूँ, अभी अच्छा याद आ गया, आप सब लोग जानकारी रख लीजिए। प्रज्ञा जी जो इतनी बड़ी राष्ट्रभक्त थी, उनको NIA ने वारंट इशू कर दिया है आज, क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कुछ बोला था। ये है आपकी पार्टी जिन्होंने उमा भारती को किनारे कर दिया। माननीय महामहिम आडवाणी जी जिन्होंने किनारे कर दिया, आडवाणी जी को राम मंदिर के अंदर नहीं ले जाया गया। इस तरह से लोग हैं ये। लेकिन ये बताइए, ठीक है, वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो पार्टी में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं गोपाल जी, लेकिन अगर ये चमचमाती सड़कें, फ्लाईओवर बनेगा, 8 लेन के, इनका उद्घाटन किया जाएगा, तो क्या नहीं लगता कि ये चीजें तो देश की बेहतरी के लिए है ना? कहीं है होगा तब तो बेहतरी के लिए होगा, ये तो बोलना है। तो आज जो किया वो क्या था?
फोटो भेजिए, कहाँ का नहीं, रोड जो की बात आप- प्रधानमंत्री ने किया वो क्या था? अगर वो कह रहे हैं कि हम तो जी इतना उद्घाटन, इतना शिलान्यास कर रहे हैं, कहाँ का रोड है वो, मुझे बताइए किस जगह का लोकेशन होगा ना उसका, कोई जगह होगा ना, कोई शहर होगा, बताइए ना, मैं जानना चाहता हूँ। द्वारका एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम के बीच बड़े पुल बना हुआ था कांग्रेस का, उद्घाटन मोदी जी ने कर दिया। ठीक है, नहीं, ये तो अरुण जेटली के वक्त की बात है ना सर। कहाँ कांग्रेस के टाइम पे हुआ था शिलान्यास? शिलान्यास उन्होंने बनाया है अरुण जेटली के वक्त हुआ था जब वो थे, और 2014 के बाद की बात है। ये कहीं बनाए नहीं है, 2019 की बात है सर। पीएम श्री स्कूल कर दिया, आप बोलेंगे 700। 2019 को हाँ, केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और अरुण जेटली, नितिन गडकरी ने द्वारका एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी सर। कांग्रेस पार्टी ने नहीं रखी थी। क्या? तो क्या बिहार में सिर्फ भारत में फिर बिहार पहुंच गया आप, इसकी बात करिए ना पहले, फिर मैं पहुंचती हूँ बिहार भी। बिहार में जो पुल बन रहा था सर, वो तो आपकी सरकार भी रह गई, उसमें भी फिर गिर गया वो आप लोग रखे हुए हैं पलटू राम जी को। हम पूछते हैं कि बिहार के लड़कों को लाठीचार्ज कर रहे हैं। आप लोगों से क्या तात्पर्य है? आपको एम्स दे दिया क्या? आपने नहीं दिया। आप पूछिए कि जो एम्स का फोटो बना के, पूछिए नहीं, आप मुझे बताइए ना, जो चीजें अगर बेहतरी के लिए है उसमें तो एप्रिशिएशन होना चाहिए ना। एप्रिशिएट वहां पे तो किया जाना चाहिए ना। जहां पर आपको लगता है कि दिक्कतें हैं वहां पर आप सवाल पूछिए। ये अनारकी है, ये अनारकी है। क्यों अनारकी मैं बोल रहा हूँ कि आप एक राज्य में 2-4-10 बिजनेसमैन के हिसाब से सब कर रहे हैं, है? ये आज आप और भी राज्य है ना भारत में, मणिपुर को आपने क्या बना दिया? बिहार में कितनी फैक्ट्री खोली, बिहार में एम्स खोल दिया क्या? लेकिन तो एम्स का लिस्ट ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलाते हैं तो दरभंगा एम्स लिखा रहता है, लेकिन बिहार में एम्स खुला नहीं, एक ईटा नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए संजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। संजीव जी, स्वागत है आपका। सर, 9,000 करोड़ रुपए में बन रहा 8 लेन के एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और कह रहे हैं कि अब जो है वो डिले वाला सिस्टम नहीं, अब डिलीवरी वाला सिस्टम है। अब कोई काम डिले नहीं होगा, बल्कि जनता के पास उसकी डिलीवरी होगी और बेहतर तरीके से होगी। इसे कैसे देखते हैं सर? इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि आप अगर उसको 100% बना लें तब करें। कोई भी चीज आधी अधूरी नहीं की जाती है। आपने किया, अच्छा किया। आप इस बात को लेने के चक्कर में आधे अधूरे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब यही चीज अभी देखिए, आपने हरियाणा की तरफ से, गुड़गांव की तरफ से बना दिया है, दिल्ली की तरफ से भी कंप्लीट नहीं। अरे कंप्लीट हो जाने देते। क्या आपको डर है क्या? 2024 में आप रिपीट नहीं करने वाले हो? आप तो पूरे के पूरे कॉन्फिडेंट हो कि आप फिर से आ रहे हो, तीसरी बार आ रहे हो, तो आधे अधूरे प्रोजेक्ट को करने का क्या मतलब है? अभी आपने 22 जनवरी को वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की मंदिर में अयोध्या, मैं आज ही अयोध्या से लौटा हूँ, आपने उधर भी आधा कर दिया। भाई ये बात तो समझ में नहीं आती है। आप जब कह रहे हैं तो कम से कम उसको पूरा हो जाने दीजिए प्रोजेक्ट को। किस बात की जल्दी है? हमें तो लगता है कि इनकी खुद सम भयभीत है कि आने वाले कुछ नहीं है, नहीं आ रहे हैं, और इसीलिए जल्दी जल्दी में सिर्फ अपनी लाइन को पक्का करने की नियत से। देखिए, ये बात बार बार कही जा रही है राकेश जी, इस बात को बार बार कहा जा रहा है कि राम मंदिर भी अभी पूरा नहीं बना था, कि उसका भी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो करने की बहुत जल्दी बाजी थी बीजेपी को। अब जो कोई भी ऐसे जो उद्घाटन किए जा रहे हैं, इसी फ्लाईओवर का ले लीजिए, ये भी अभी पूरा नहीं बना, कह रहे कि इतने जल्दी क्या है? अरे पूरा तो बन जाने दीजिए, देते उसके बाद कर लेते उद्घाटन। नेहा जी, आपने अभी कहा कि 2019 में सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी ने उनका शिलान्यास किया, लोकार्पण आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात मैं बताना चाहता हूं, कर देते उद्घाटन सर, उद्घाटन तो प्रधानमंत्री करते, लेकिन इतनी जल्दी क्या है ये पूछ रहे हैं कि क्या इसको वोटों में कन्वर्ट करना था, इसको कैश करना था, ये एक वजह है क्या कि इतनी जल्दी उद्घाटन करने की कोशिश की? नेहा जी, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जो वादे किए जनता के बीच में, अब चुनाव आ रहा है, 3 महीने के अंदर दूसरा रिजल्ट आएगा, तो जो वादे किए तो वादे हम लोग अपना पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, उसको उद्घाटन करेंगे कि नहीं करेंगे। रही सड़क की बात, अगर हम आसाम तक आज सड़क बनाते हैं तो लखनऊ तक जाना होगा, लखनऊ से भी बिहार में घुसना होगा। तो वादा तो पूरा करने का भी था ना, अभी तो बना ही नहीं है। पूरा कौन करेगा उससे? कोई दूसरी सरकार आएगी सर पूरा करने के लिए।
नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी की गारंटी है, जो वादे करके आए उस काम को हम लोग पूरा करते हैं, चाहे वो हमारी गर्दन कट जाए। चाहे हमने आपको कहा ना कि खून की नदियां ये लोग कहते थे नहीं बहा जाएगी 370 पे, लेकिन हम लोगों ने वहां पे भी हम 370 लाने का काम किए। यही लोग थे, यही लोग कहते आज ये हमारे गोपाल कृष्ण जो बिहार से बोल रहे थे, भैया आप सारे जो पुल बह गया था उस पुल को तेजस्वी यादव ने दिया था और रुड़की के द्वारा उसकी जांच पड़ताल हम लोगों ने करवाया था। नितिन नवीन जी हमारे पथ निर्माण मंत्री थे, उन्होंने करवाया था। दूसरी बात आज कर रहे हैं, ये बख्तियारपुर में रहते हैं, इनको बख्तियारपुर जाने में 4 घंटा लगता था, आज पटना से मात्र 45 मिनट में अपने घर पहुंचते हैं। इनको शर्म नहीं आता है, इनके घर के बगल में ओएनजीसी का कोई योगदान नहीं है, लगा हुआ, इनको शर्म नहीं आता है, कोई योगदान नहीं, बरौनी का शोधक लगा, बरौनी में हमारे यहाँ आज कांग्रेस आज पटना से घर से मुजफ्फरपुर का रास्ता है, मोतिहारी का बहुत पहले से बना हुआ है, कांग्रेस के शासनकाल से बना हुआ है। इनको नाम लिखने का है, वो घर के बात का काम बता रहा हूँ, पूरे देश की बात बता रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता के घर के आसपास की बात बता रहा हूँ, जहाँ ये रहते हैं उसके आसपास की बातें बता रहा हूँ मैं। पटना से मात्र 25 मिनट में बिहार में पटना एयरपोर्ट कितना बिजी एयरपोर्ट हो चुका है, इंडिया में 11th या 12th रैंक है उसका, उसके बाद उसका रैंक बहुत छोटा है, कभी नहीं बनाया। और झूठ का गाँव में नहीं ऐसे नहीं, एक करके बात रखिए ना। ठीक है, पूजा जी का मैं रुक कर लेती हूँ। पूजा जी देखिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अगर बना कोई भी फ्लाईओवर या लखनऊ एक्सप्रेसवे की अगर बात करें, उसका बार बार कहा जाता था कि देखिए हमने लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, उसके बावजूद भी जनता ने दोबारा विश्वास नहीं जताया। अब बीजेपी के तो ये कोशिश है कि गड्ढा मुक्त सड़क हम हर जगह दें, और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये अभियान चलाया और ये कह रहे हैं कि अब देखिए उत्तर प्रदेश की तो हमने खास तौर पे ऐसी हालत कर दी है, इतनी बेहतर उसको बना दिया है कि अब जो तमाम इन्वेस्टर्स है वो लखनऊ आ रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऐसे में आपको क्यों ऐसा लगता है कि नहीं जी देखिए उत्तर प्रदेश में तो कोई विकास ही नहीं हुआ? देखिए जो है, जो सड़कें गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने के लिए जो बात कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, तो लखनऊ में जो कैपिटल सिटी है उत्तर प्रदेश का, वहीं पे आपने देखा ही होगा, पिछले हफ्ते की ही बात है, कितना बड़ा गड्ढा हुआ था रोड पे, तो गड्ढा युक्त बना रहे हैं। ये जो हवाई बात है ये कही जा रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश में चले आइए, आप घूम लीजिए, आप देख लीजिए, चाहे वो नमामि गंगे का प्रोग्राम रहा हो, चाहे वो गड्ढा मुक्त जो है उत्तर प्रदेश या भारत करने का बात कर रही हो, ये सारे के सारे जो है कागजी और मुंह की बातें हैं, ये जमीन पर नहीं है। ये जनता भी जानती है, इसको जो है किसी से छुपा हुआ नहीं हुआ है। अगर जनता को बिल्कुल उनका मताधिकार वो इस्तेमाल करेंगे और उनका मत जो चोरी नहीं होता है, तो ये बिल्कुल क्लियरली दिखेगा भी। और जो है हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि बेरोजगारी दर कितनी हो रखी है, उन्होंने कहा 6.75 हो रखी है, एम आई राइट? तो अगर आप ये बता ही नहीं रहे 2014 में कितनी थी, आप इतना काम करने के बाद भी आपकी बेरोजगारी दर जो है 6.75 हो रखी है, और 2014 में आप ये बेरोजगारी दर 5.44 थी, और आप ये बता ही नहीं रहे हैं कि बीच में आपने बेरोजगारी दर को 13 ही पहुंचाया था। ये अभी आपने ये कैसे आंकड़े सही किए वो मैंने आपको बताया ही कि जो है आपकी जो इलास्टिसिटी चल रही है, ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, वो आप किस तरीके से खराब किए हुए। दिक्कत ये है ना कि इनको जो है टेक्निकल चीजें थोड़ी बहुत पता है, उसका कोई टेक्निकल चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उसको मोल्ड करते हैं, फिर जनता के सामने उसको वैसे प्रेजेंट करते हैं कि हाँ ये चीजें हो रही हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि जनता के सामने अगर प्रेजेंट किया जाता होता नहीं तो जनता के जवाब नहीं देगी क्या? उसका जनता जवाब देगी ना। संजीव जी, अगर इनका मत जो है चोरी नहीं हुआ तो आपको वो जनता का जवाब दिखेगा भी। अगर ये चोरी हो जाता है, और ये कहना, अगर मैं बार बार कह रही हूँ कि ये चोरी हो जाता है, तो ये इसलिए ही कह पा रही हूँ क्योंकि आप सीबीआई की हालत देख ही रही है, आप ईडी की हालत देख ही रही हैं, आप चंडीगढ़ में हालत आपने देखा ही। मैं इसलिए बार बार इस बात को कह रही हूँ, अगर जो भाजपा को इतना भरोसा है तो ये बिल्कुल बैलेट पे एक बार चुनाव करा के देख लें और ये जान जाए कि हाँ जनता इनके साथ में है कि नहीं है, जनता इनको अपना मत दे रही है कि नहीं दे रही है। सर सवाल इस बात को लेकर है ना कि दिल्ली में खास तौर पर आपकी सरकार है सर, उस सरकार को बने हुए भी वक्त हो गया, लेकिन जब बात सड़कों की जाती है तो दिल्ली का आलम क्या है सर? ये किसी से छिपा है क्या? सड़कें कैसी है, राजधानी दिल्ली की सड़कें कैसी होनी चाहिए? आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया।
बात सिर्फ सड़कों की नहीं है, तमाम मुद्दे हैं। सड़कों के अलावा बहुत से हैं, सीवेज का है, वाटर का है। ये सरकार को काम करने दिया जा रहा है, दिल्ली की सरकार को। यही तो अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं कि कम से कम जो सरकार एक बारी चुनी जा चुकी है जनता के द्वारा, उसे को काम करने दीजिए। जब अगली बार चुनाव का मौका आएगा तो फिर आप लड़ लीजिएगा, झगड़ लीजिएगा। इन्होंने तो काम करने का तरीका ही बदल दिया। नहीं, ये कह के कि हम देखिए हमें तो काम नहीं करने दिया जा रहा है, ये कह के आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते ना सर। आपको अगर जनता ने चुना है और अगर आप काम नहीं कर पा रहे तो ये किसकी गलती है? हाँ, आप बिल्कुल सही करें। हम कोई बात करते हैं, अरे भाई, मुख्यमंत्री महोदय ने अगर कहा है, मुख्यमंत्री महोदय किसी अफसर का ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर उन्होंने शीला दीक्षित के टाइम पे जो फ्लाईओवर बने थे, उसके बाद से कितने फ्लाईओवर अरविंद केजरीवाल ने बनाए हैं, ये बता दीजिए। बात फ्लाईओवर की नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे फ्लाईओवर हैं, अस्पताल है, हर एक काम के हमारे जो दिल्ली सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिए जाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक को छोड़ के बता दीजिए ना, कितने अस्पताल आप लोगों ने बनवाए, और भी तमाम कितने स्कूल आप लोगों ने बनवाए, बिल्डिंग थे, तमाम सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं दिल्ली सरकार चाहती है कि उनका काम पूरा हो जाए। विकास की बात पर अगर सवाल उठाते हैं, लेकिन जवाब भी देना होगा ना सर। हर एक, बिल्कुल मैं बात सही कर रहा हूँ आपके, इसीलिए कहा गया है अब हम लोग लड़ रहे हैं कि संसद में भी केजरीवाल। अब जब संसद में केजरीवाल के नुमाइंदे चुन करके बैठेंगे तब हम आगे देखेंगे कैसे आप जो है व्यवधान उत्पन्न करते हो। वहाँ पर भी जो हमारे आप पहले कहते थे दिल्ली में हमारी सरकार बनवा दीजिए, बनवा दी। फिर आप कहते थे एमसीडी में हमारी सरकार बनवा दीजिए, बनवा दी। अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी एमपी भी हमारा ला दीजिए। सर आप हम काम ऐसे तो इच्छाएं बढ़ती रहती है, लेकिन उसके साथ साथ जवाब भी तो देना होगा कि जब आपकी सरकार बनाई तो आपने क्या किया, जब एमसीडी में आप आए तो आपने क्या किया। एमसीडी में हमने काम किया, भी देखिए क्या क्या कर रहे हैं। 1 तारीख को मुझे बताइए जब आप दूसरों पे सवाल उठाते हैं तो ये सवाल का जवाब आप देंगे ना कि अरविंद केजरीवाल ने कितनी सड़कें, कितनी फ्लाईओवर, कितने स्कूल, कितने अस्पताल क्या बनवाया, बताइए। नहीं, जब आपने भी एमसीडी वाली बात की तो एमसीडी में जो स्टाफ है उसकी सैलरी नहीं मिला करती थी पहले टाइम से, 2-2 महीने 3-3 महीने हो जाती थी। सवाल का जवाब नहीं देंगे। गवर्नमेंट को उसने सुनिश्चित किया कि नहीं 1 तारीख को अगर सैलरी उनको मिलेगी तो आगे वो लोग भी काम करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों से निर्वहन करेंगे। सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना। गोपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गोपाल जी, मैं आ रही हूँ राकेश जी से। मैं सारी बातें बता रहा हूँ। दिल्ली सरकार के नियत में कहीं कोई कमी नहीं है, पूरी ताकत, पूरी संजीव जी, ठीक है संजीव काम कर रही है। राज्य ने, गोपाल जी कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। जिस बिहार राज्य ने 40 में 39 सांसद और सरकार पूरी बहुमत से बनाया, वहाँ एक स्कूल तो छोड़िए, एक 10 आदमी की फैक्ट्री प्रधानमंत्री जी ने नहीं लगवाई, जो वादा कर रहे थे कि रोजगार देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। उल्टा जो रोजगार था सेना में जो बिहार के लड़के जाते थे, जो गुजरात नहीं, तो कह रहे हैं कि हमने काम इतना किया कि हम जीत के लिए नहीं लड़ रहे, हम 400 पार के लिए लड़ रहे हैं। वो दूसरे पार्टी से नेता खरीद रहे हैं, इतने डरे हुए हैं वो। कितनी जगह उन्होंने नेताओं को खरीदा, सीबीआई सीटी का जांच डर दिखाया, आम आदमी पार्टी को डराते हैं। कोई डरने वाले नहीं है अरविंद केजरीवाल जी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये नहीं डरेगी। यूपी में आप देख लीजिएगा, यूपी में, बिहार में तो इस बार इनका खेल खत्म है। झारखंड में देख लीजिए, एक भारत सरकार की चुनी हुई सरकार है जनता की, आपके पास एक कागज नहीं है मुख्यमंत्री के खिलाफ, और आपने उनको जेल में बंद कर दिया क्योंकि आपके साथ वो पार्टी में गठबंधन नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने जेल में जाना स्वीकार किया। वो डेमोक्रेसी के साथ खड़े रहेंगे। ये भाजपा राकेश जी जवाब दीजिए। मोदी जी की आदत हो गई हर जगह मुंह। ठीक है गोपाल जी, अब सुनते हैं। नेहा जी, ये जितने भी इनके बयान है, राजनीतिक बयान है, चाहे हेमंत सोरेन की बयान हो चाहे उसकी बात बयान है, ये सब राजनीतिक बयान है, अपने मतलब जनता को गुमराह करने वाला बयान है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि 2012 में अरविंद केजरीवाल जी ने किसके खिलाफ पार्टी बनाई? कांग्रेस के खिलाफ बनाई थी। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार आई, क्या लोकपाल लाऊंगा, क्या उन्होंने लाया? उन्होंने कहा मैं रायशुमारी करूंगा, क्या वो रायशुमारी किया? उन्होंने कहा मैं बंगला नहीं लूंगा, क्या उन्होंने बंगला नहीं लिया? उन्होंने बच्चे की कसम खाया, बेटी बेटिया का भी कसम खाया इन्होंने कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा। उस आज अरविंद केजरीवाल जी अपनी कुर्सी के लिए आज कांग्रेस के साथ हैं। दिल्ली में उनका समझौता होता है, सीटों का बंटवारा होता है। खरीदते रहते हैं, वो नहीं है। सुनो, वो नहीं है कि नेता खरीदना, डराना बोलते।
और उस न्याय वो की नहीं जरूरत है, है इनकी आवाज को नेताओं को थोड़ा खरीद लेना, कांग्रेस के बुलंद नेताओं को कीजिए, डरा इनकी देना आवाज को थोड़ा और बुलंद कांग्रेस के नेता को सीएम बना देना, दिल्ली ज्योतिरादित्य में सिंधिया को सीएम बना देना, ये नहीं है। अरविंद केजरीवाल हो जाता है, हरियाणा में हो जाता है, लेकिन पंजाब में नहीं होता है। तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका मतलब कुल मिला के लगता है ये लोग राजनीति जो कर रहे हैं, कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं। एक चीज अब आप देख लीजिए, गोवा में जाके इनका समझौता हो जाता है, लेकिन यहाँ समझौता नहीं होता। तो ये लोग सिर्फ सीटों के लिए राजनीति कर रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं। इनको विकास से कोई लेना देना नहीं। इनसे कोई काम के बारे में पूछेगा, कहेगा भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करने देती है। अरे जल में कौन है? आप आम आदमी की सरकार है। एमसीडी में कौन है? आपकी सरकार है। भैया काम करो, जनता आपको चुनाव जीत के भेजा है, काम करना चाहिए। हर समय भारतीय जनता पार्टी को गाली देंगे। देश के प्रधानमंत्री को आप 85 बार ये लोग गाली दिए हैं। क्या शब्दों से उच्चारण नहीं किए? 2014 से चाय बेचने वाला है, चौकीदार चोर है, ठीक है पूजा जी, ठीक है सर, ठीक है, लेकिन उन बातों पे नहीं जाएंगे ना। यहाँ पूजा जी एक सवाल इस बात को लेकर है, लोकसभा चुनाव तो सर मैम बेहद करीब है, और ऐसे में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के सांसद, गठबंधन के सांसद क्या कहेंगे? हमें आप सत्ता में लेके आइए, हमें आप जिताइए, हमने क्या किया था, क्या काम गिनवाएंगे? समाजवादी पार्टी का जो है कार्यों का लिस्ट जो है काफी लंबा है। मैं बोलना चालू कर दूं, जैसे कि पुलिस आधुनिकीकरण, 102, 108 एम्बुलेंस, 10 आपका बात सुनाई दे रही है? जी 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 जी। अब जो है आपका 108, 102 एम्बुलेंस, और महिला सुरक्षा के लिए जो 1090 रही हुई है, और डायल 100 जो है, जो पुलिस का आधुनिकीकरण हुआ था वो जो है हमारी सरकार ने किया था, और उसके लिए जो है जमीन मुहैया कराई थी। महिला सुरक्षा पे तो महिलाएं कहती है कि सुरक्षा कहाँ थी समाजवादी पार्टी की सरकार में? योगी सरकार आए तब अपराधियों का और हत्यारों का ये सफाया हुआ है। अगर क्राइम रेट की आप बात कर रहे हैं तो एससीआरपी के आंकड़े कहते हैं, अभी जो है आप देखेंगे तो 3 दिन पहले जो है यहाँ पे इनके ही बीजेपी के सांसद का मर्डर हो गया, या दूसरी जगह का नहीं, जौनपुर में जो है अभी 2 दिन पहले ही मर्डर हुआ है। तो अगर आप क्राइम रेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो एनसीआरबी रिपोर्ट आपको बता रहा है वो ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश क्राइम रेट में सबसे आगे है, और देश का 1/3 क्राइम पहले एफआईआर ही नहीं होती थी क्या? नहीं, गलत क्राइम रेट किस आधार पे निकालते हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी पूजा जी। इनकी सच्चाई अगर जानना हो, नहीं आवाज आपकी नहीं आ रही। नेहा जी अगर इनकी सच्चाई जानना हो तो नॉर्थ ईस्ट में आप मणिपुर अभी छोड़ दीजिए, 2 साल पहले नागालैंड और आसाम में मणिपुर में इससे पहले नहीं हुआ था क्या? कुछ शांति थी? इससे पहले कुछ इस तरह का कभी घटना नहीं हुआ था कि एक सैनिक की पत्नी को ऐसे किया जाए, पहली बात। और आप मणिपुर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, 2 साल 2.5 साल पहले नागालैंड और आसाम के बीच में दोनों तरफ के सरकारी पुलिस फोर्स के बीच में जमकर गोलीबारी हुई और कितने लोग शहीद हुए। दो स्टेट में ऐसा बैटल हो गया जैसे 2 नेशन हो। ये प्रधानमंत्री का अचीवमेंट है नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट को नष्ट करने का अचीवमेंट है। ठीक है। देखिए, विकास की अगर बात की जाती है तो उसमें क्राइम को सबसे पहले कंट्रोल करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे बात मणिपुर की हो, चाहे फिर राजस्थान में जब आपकी सरकार थी गोपाल जी तब की हो, या फिर उन तमाम राज्य में हो जहाँ पर अलग अलग पार्टीज की सरकार है, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो। जब बात देश की होती है तो सबसे पहले क्राइम को कंट्रोल करना ही प्राथमिकता होनी चाहिए तमाम सरकारों की। बहरहाल, कितने फ्लाईओवर बनाए, कितने पुल बनाए, कितने महंगाई को कम किया, कितना शौचालय बनवाए, कितने स्कूल बनवाए, कितने अस्पताल बनाए, ये सेकेंडरी हो सकता है, लेकिन सबसे पहला जो चीज होती है वो क्राइम को कंट्रोल करना ही होता है। और राकेश जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से कहिए, अब मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। हम लोग जो चुनाव में जाएंगे 2024 में विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। जो वादे हम लोगों ने जनता से किए थे 2019 में, और जो 225 वादे के 222 वादे हम लोगों ने पूरा किया, 95% वादे हमने पूरा किया। उस वादे पे ही हम लोग चुनाव में जाएंगे। इन लोगों के पास कोई, चलिए, वक्त की कमी है मेरे पास, बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा गोपाल जी, वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।